स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़कर चल रहे हैं तो अभी तक आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको बाय वन गेट वन फ्री वाला बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही है। वो किस प्रकार से कि एक तो आप आंसर राइटिंग का जो आर्ट होता है आप समझ रहे हैं कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखना और क्वेश्चंस के डिमांड को समझना। दूसरा यहाँ पर मुनाफा आपका ये हो रहा होगा कि जो मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ तो आपका एक एक टॉपिक भी कवर हो रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि टोटल 1.3 1.5 रेगुलर व्यूज़ आते हैं मेरे आंसर राइटिंग के गाइडेंस प्रोग्राम पे। अगर उसमें से सिर्फ 3 से 4 ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कि अगर रेगुलर जुड़े रह गए ना, तो ये प्रोग्राम एंड होते होते मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके कंटेंट तो मजबूत हो रहे हैं, साथ में आपको एक अच्छा खासा गाइडेंस के अंडर में एक बेहतरीन आंसर राइटिंग आर्ट भी सीखने का मौका मिल रहा है। ये शुरू से फ्री है, आज भी फ्री है और कल भी फ्री रहेगा। बस एक इनिशिएटिव है कि मैं आप लोगों तक कंटेंट को, इस आर्ट को पहुंचा पाऊं। बाकी एज यू विश, आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आज एपिसोड 4 होगा। ओके, आज का जो एपिसोड है वो 4 होगा। ऑलरेडी हम 1, 2 और 3 एपिसोड लेकर आ चुके हैं जिसमें 1 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उस पर कंटेंट के साथ हम आंसर राइटिंग आर्ट पे बात किए हैं। आज का जो क्वेश्चंस है आप ये देखना कि क्या है। भारत में ब्रिटिश का विस्तार क्षेत्रीय राज्यों शक्तियों की आपसी फूट का परिणाम था। पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस के डिमांड को समझना है। ठीक है, क्वेश्चंस के डिमांड को समझना है कि क्वेश्चन आखिर मुझसे क्या पूछ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर चाहता तो इस आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख करके आपके सामने प्रस्तुत करके मैं रिव्यू कर सकता था और आपको बताने में बिल्कुल मुझे हिचकिचाहट नहीं होती कि देखो भाई ऐसे ऐसे बात करनी होती है, ऐसे ऐसे कम से कम शब्दों में लिखना होता है और जो शब्द पहले से डिकोड होते हैं कि भाई इतने के अंतर्गत आपकी बात करनी है, सो उतने में बात करके मैं निकल जाता। लेकिन यहाँ पर मैं लाइव आकर आपके सामने लिखता भी हूँ ताकि आप मोटिवेट रहो, प्लस साथ में आपके अंदर ये रहे कि यार कंटेंट भी हमको मिल रहा है, कंटेंट के साथ साथ एक आर्ट मिल रहा है। अगर आप मेरे साथ साथ लिखेंगे ना तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि हम प्रिपरेशंस की इस लेवल पर हैं कि हमको ये कंटेंट आ रहा होगा। भाई एक बात बताना कि अगर हम सूर्य के बारे में नहीं जानेंगे तो सूर्य के बारे में लिखेंगे क्या। ठीक है, आपके अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस टॉपिक को नहीं जानते होंगे या किस बुक से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है उनको भी नहीं पता होगा। ठीक है, ये तो समस्या रह सकती है क्योंकि भाई मैं बताकर टॉपिक नहीं ला रहा हूं आपके सामने। ओके, मैंने आपसे सजेशंस भी मांगा था तो कुछ लोगों ने ये बताया, मैं भी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों ने ये बोला कि टॉपिक आप दीजिए उसके बाद बात करिए। कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं, रैंडमली बात करिए, रैंडमली टॉपिक दीजिए। उससे होगा क्या कि कंटेंट भी हम नोट कर पाएंगे, कंटेंट को भी हम अपने पास रख पाएंगे, लिख पाएंगे, उसको नोट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, अभी जब मैं वन क्वेश्चंस ला रहा हूं तो टॉपिक बिना बताए ला रहा हूं। जब इसमें क्वेश्चंस की संख्या में बढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं टॉपिक बताना शुरू करूंगा। आपको एक दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप जो है सिविल सर्विस पुर ऑफिशियल, वहां पर आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। उसके बाद इस पे बात किया जाएगा ताकि आप अपने नोट्स को लेकर बैठो और वो जो नोट्स आपने बनाया है ना, अब आपको वहां से एक ट्विस्ट मिलेगा कि उस नोट से किन किन शब्दों को यहाँ पर बैठाना है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अब। भारत में ब्रिटिश का विस्तार क्षेत्रीय राज्यों शक्तियों की आपसी फूट का परिणाम था। एक ओवरव्यू, पहले क्वेश्चंस के डिमांड को समझिए। ठीक है, उसके पहले हम बात कर लें कि हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, लिखने से पहले एक हमारे पास रफली एक डायग्राम क्वेश्चंस का बन जाना चाहिए कि पहले हम क्वेश्चंस का इंट्रो लिखेंगे। ठीक है, उस इंट्रो में
25 से 30 या ठीक है 20 से 25 शब्द होने चाहिए। ठीक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्वेश्चंस के, जो एग्जामिनर होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रभावी इम्पैक्ट डालता है आपका इंट्रोडक्शंस। ठीक है, यानी कि भूमिका। उसके बाद हम आते हैं अब बॉडी पे। ठीक है, जो बॉडी पे हम आते हैं तो जो 100 शब्द होंगे, ठीक है। अब देखिए 100 शब्द का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट 100 मत लेकर चलना है। अब इसमें 120 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। अगर आप अपनी बातों को 80 शब्दों में सटीकता के साथ कम से कम शब्द में रख दे रहे हो और एग्जामिनर को वो बातें समझ में आ जा रही हैं कि बिल्कुल भाई एस्पिरेंट जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कम बातों में ही लेकिन अपनी बातों को बहुत तरीके से बता चुका है, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके शब्दों से कि आपने पूरा का पूरा 250 नहीं लिखा है, आप बिल्कुल 200 शब्द में ही कंप्लीट कर दी। उनको प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिल्कुल हैप्पी रहेंगे और चेक करके नंबर दे के आगे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे निष्कर्ष पे। ठीक है, निष्कर्ष में क्या करेंगे कि 25 से ठीक है 30 जो शब्द है उस पे बात करेंगे और यहां पर अपनी बातों को एंड कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर ये होता है। अब एक बात करते हैं, आज बात करते हैं डायग्राम में, जो कि एपिसोड 4 है आज। अब आज बात करते हैं डायग्राम का। अगर क्वेश्चंस ऐसा है जो कि डायग्राम की डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो देखिए डायग्राम से 2 फायदे होते हैं। पहला होता है कि हम लिखने से बच जाते हैं और अपनी बातों को डायग्राम में समझा देने से होता है क्या, लिखने के जो स्ट्रंजा हमारा पैसेज होता है उससे बचते हैं और आगे निकल जाते हैं। लिखने से क्या फायदा होता है कि ये जो समय बचता है यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन पे समय अपना दे पाते हैं। आई होप सो कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो जो डायग्राम होता है वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। निष्कर्ष में बिल्कुल एक डिक्लेरेशंस बात करी जाती है। इंट्रो में क्या कहा जाता है कि भैया जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के डिमांड को मैं समझ चुका हूं, उसी डिमांड को थोड़ा सा लिखा जाता है। उसके बाद अपनी बातों को बॉडी में रखा जाता है लिमिटेशंस के साथ, यानी वर्ड लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, और जो डायग्राम है, अब देखिए जो डायग्राम है ना, जैसे ये पेज का लास्ट है, जैसे पेज यहां से शुरू हुआ, अब ये पेज का यहाँ पे तो लास्ट ना, पेज 1 का लास्ट यहाँ पर है। ठीक है, जैसे ये सेकेंड पेज है, ठीक है, अब सेकेंड पेज का लास्ट यहाँ पर है। तो जो डायग्राम होता है कभी यहाँ पर मत बनाओ आप। ठीक है, ये डायग्राम के लिए बिल्कुल अनुचित जगह होता है ना। जो पेज का लास्ट होता है ना, पेज का जो लास्ट पोर्शन होता है वहाँ पे डायग्राम प्लीज आप बनाने से बचो। ठीक है, आप क्या करो, थोड़ा ऊपर डायग्राम बना दो, उसके बाद नीचे लिखो। ये थोड़ा सा अच्छा इंप्रेसिव आर्ट दिखाता है आपके लेखन शैली की। ठीक है, सो एवरीबॉडी अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। देखिए आप ना इस प्रोग्राम से बस जुड़े रहिए। क्या क्या महीने हैं, क्या क्या बारीकियां हैं, सिर्फ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। हाँ, बताया जा सकता है। जब हम लिखे हुए आंसर पर रिव्यू करके बात करते हैं ना, वहां पे बताया जा सकता है कि देखो भैया इन्होंने ऐसे ऐसे लिखा है, इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। वहां पे चीजें जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं और वहां पे बातें की जा सकती। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा हूं ना, मैं कंटेंट पढ़ के आपको लिख के बता रहा हूं। सो थोड़ा सा कोशिश करिए कि जुड़े रहिए। आपका कंटेंट तो मजबूत होगा, बस लेखन शैली में भी मजबूती काफ़ी मिलती चली जाएगी। तो हमने बात कर लिया कि ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर हमें इंट्रो 25 से 30 शब्द में लेकर चलेंगे। उसके बाद बॉडी पे आएंगे, बॉडी में 100 शब्द लिख देंगे और निष्कर्ष पे आएंगे। जो निष्कर्ष है वहाँ पे 25 से 30 शब्द लिखकर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ ताकि हम लिखने में काफ़ी सरल महसूस करें। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि आप भी मेरे साथ कॉपी किताब अपना लेकर बैठे होंगे, पेन लेकर बैठे होंगे और आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। आपका कंटेंट भी तैयार हो रहा है ना इसके साथ साथ। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए भारत में ब्रिटिश का जो विस्तार है वह क्षेत्रीय राज्यों शक्तियों की आपसी फूट का परिणाम था। यानी अब देखिए स्पष्ट करें, अब देखिए जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को पढ़ के आपको क्या महसूस हो रहा है। एक होता है कि हमसे बातें पूछी जाती हैं, एक बात होता है कि हमसे बातें कही जा रही हैं, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है, अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश का विस्तार क्षेत्रीय राज्यों शक्तियों की आपसी फूट का परिणाम था।
स्पष्ट करें। ठीक है, यानी कि ये हमको बता दिए हैं क्वेश्चंस में, एग्जामिनर ने हमको बता दिया, क्या बताया कि भारत में ब्रिटिश का विस्तार क्षेत्रीय राज्यों शक्तियों की आपसी फूट का परिणाम था। स्पष्ट करें, यानी वो बता दिए हैं, वो कह रहे भैया इसको बिल्कुल एकदम क्लियरिफाई कर दो आप, है ना। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसका ना दो तरीका हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस लाया हूं। आपको क्वेश्चन देखने में काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो उसका जो अर्क है ना वो बाहर निकल कर आएगा कि यार एक्चुअल में जितना हम सिंपल समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन उतना सिंपल है नहीं। ठीक है, अब देखिए जो इतिहासकार है ना, इतिहासकार भारत में ब्रिटिश का जो विस्तार हुआ था उसके बारे में कई सारी अपनी बातों को रखा है। जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी बातों को भारत के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत रखा है कि जो ब्रिटिश थे वो किस तरह से साम्राज्य स्थापित किया, आखिर उनकी मंशा क्या थी। जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो अपने हिसाब से रखे हैं, वो बताए हैं कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी या जो यूरोपीय कंपनी भारत में गई थी उनकी एक्चुअल मंशा क्या थी, है ना। तो देखिए इस भी बात को समझना है और इस बात को माइंड रखते हुए आपको आंसर राइटिंग करनी है। एक तरफा आंसर आप नहीं लिख सकते हैं, एक बात याद रखना कि एक तरफा आप आंसर नहीं लिख सकते। अगर आप एक तरफा आंसर लिख रहे हैं तो ऐसा कि कोई बाउंडेशंस नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को कम से कम शब्दों में प्रूफ करने की क्षमता पैदा करिए, तब आप एक तरफा बातें करिए। अदरवाइज फैक्ट पर चलिए और फैक्ट से बात करके आगे निकल जाइए, है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए मैंने इसीलिए बोला था ना कि हम एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और हम आर्ट पे बात करेंगे, आर्ट पे बात हम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आपको महसूस हो रहा होगा कि एक तो होता है कि हम एस्पेक्ट पे बात करेंगे, एक होता है कि यार ज्यों का त्यों बातें कर दिया, एक होता है कि अपनी तरफ से बात करेंगे। अपनी तरफ से बात करते समय एक बात ध्यान देना कि आपके पास प्रूफ करने की क्षमता हो, अपनी लेखन शैली में वो पावर हो, वो फैक्ट आप ला रखो कि एग्जामिनर को लगे कि भाई बच्चे ने प्रूव कर दिया कि यार वो क्या कहना चाह रहा है। तो भारत में ब्रिटिश का विस्तार क्षेत्रीय राज्यों शक्तियों का आपसी फूट का परिणाम था। तो इसका एक ओवरव्यू बात कर लेते हैं, फिर हम लिखने वाला बात कर लेते हैं कि यार ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार है राज्यों के आंतरिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है, तो क्या यह अतिशयोक्ति कही जाएगी? ये बताइए आप। अगर मैं ये बात बोलूं कि जो भारत है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार हुआ वो राज्यों के आंतरिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाई ऐसा ही तो हुआ ना, अंग्रेज आए, एक राज्य के साथ संबंध बनाता था, उसके विरोधी राज्य को गिराने का कोशिश करता था, फिर उसके विरोधी के साथ मिलता था, उसके पड़ोसी को गिराने का कोशिश करता था। तो जो भारत के आंतरिक राज्यों का आपसी कलह था, आपसी प्रतिस्पर्धा था, उसी का तो फायदा उठाया था अंग्रेजों ने, उठाया था ना। तो एक तो ये तरीका हो गया कि बिल्कुल भूमिगत होकर लिखिए, जो कि आपने अपनी पढ़ाई के अंतर्गत ऑब्जर्व किया है ना। एक तरीका क्या हो गया कि ये बहुत शॉर्ट में क्या लिखिए कि जो भारत है ना, वो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है विस्तार में इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए। ये भूमिका ये भी हो गया, और एक भूमिका ये भी हो गया कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार है राज्यों के आंतरिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। ठीक है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि 23 जून 1557 को प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि बंगाल के नवाब एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला का हार का सामना करना पड़ा। एक तो सिनेरियो वहां पर डिसाइड हो गया कि अब भारत में राज्य कौन करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कब? 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। मराठाओं की हार हुई। अब ये डिसाइड हो गया कि भारत में अब अंतिम शासन कौन करेगा, भारत के साम्राज्य को कौन संभालेगा। बात समझ गए? अगर आप इसको रीडिंग किए हैं, इस टॉपिक को देखे होंगे, तो आप बिल्कुल वहां से कनेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलिए आते हैं लिखने पर। ठीक है, तो अब भूमिका, अब जो इंट्रो है ना उस पर बात करते हैं। इंट्रो देखिए, इंट्रो जो है ना ये मैं लिखता हूं आपको, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लिखना है।
इंट्रो वर्ड नहीं लिखना है, इंट्रो के अंतर्गत जो शब्द आएंगे उसको लिखना है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अब देखिए मैं इंट्रो लिख रहा हूं, अब मैं बॉडी लिख रहा हूं, अब मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, लेकिन जो कॉपी आप लिखेंगे ना, ठीक है, वहां पर ये इंट्रो नहीं लिखेंगे, इंट्रो के अंतर्गत जो 25 शब्द आएंगे, 30 शब्द आएंगे ना, उसको आप लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो जब इंट्रो है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत थे। चलिए लिख देते हैं, ठीक है, कि भारत में, आप भी लिखिए मेरे साथ साथ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न मत है। देखिए अब मेरा भी ना चौथा एपिसोड है ये आंसर राइटिंग पैड पे लिखने पे ना, थोड़ा सा मेरे भी राइटिंग में सुधार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको समझने में काफ़ी सहायता होगा। तो मैंने क्या लिखा इंट्रो में कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द मैंने लिखा। 10 शब्द लिखने के बाद अब मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि जो मेरा भूमिका है ना, इंट्रो, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन टारगेट तो होता है 20 से 25 शब्द, ठीक है, 20 से 23 शब्द का टारगेट होता है। लेकिन क्योंकि अगर मैं अब भूमिका में, एक तो ये भूमिका हो गया, एक दूसरा क्या कर सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार है, ठीक है, वो राज्यों के आंतरिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि 23 जून 1557 को प्लासी का युद्ध और तीसरा पानीपत का युद्ध, ठीक है, वो बहुत लंबा जा रहा है, तो उस वाले रास्ते से न चलकर इस रास्ते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम बॉडी पे आएंगे। बॉडी में क्या लिखेंगे? बॉडी में लिखेंगे कि जो बंगाल था ना, बंगाल में जो सिराजुद्दौला थे के विरुद्ध गुटबंदी का नीति अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला की हार हुई, ठीक है। सो इसको लिख दीजिए पॉइंट में कि बंगाल में सिराजुद्दौला के विरुद्ध गुटबंदी हुआ। परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। किसको? सिराजुद्दौला को, ठीक है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब भैया ये आपको पता है ना कि जो बंगाल था, वो बंगाल का नवाब बनने के लिए सिराजू को अपने संबंधियों का विरोध का सामना करना पड़ा। इससे जो पूर्णिया के नवाब थे शौकतगंज, वह घसीटी बेगम थी। बंगाल की इस स्थिति का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और बंगाल पर अधिकार के लिए एक गुट को बनाया, और वो जो गुट था वह 1757 ईस्वी का जो समय था, प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर, अमीन चंद, ठीक है, मानिक चंद, ठीक है, जगत सेठ के षड्यंत्र के कारण सिराजू को अंग्रेजों से बिना लड़े युद्ध हार गया और बंगाल के ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो गया। समझ गए? तो एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे अपनी बातों को रखो। एक क्या है कि आप यहां पे लिखो बंगाल,
चलो और कर देते हैं, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखो, जस्ट वेट मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखो बंगाल, ठीक है, बंगाल। अब इसके बाद यहां से लिखना शुरू करो। क्या लिखोगे कि जो बंगाल का नवाब बनने के लिए, बंगाल का नवाब बनने के लिए सिराजू को अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिराजू को अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर वहां पर आप शौकत का, घसीटी बेगम का नाम नहीं रखते हैं ना, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने मेन बात बता दिया ना कि उसके जो संबंधी थे वो चाहते थे नवाब बनना, लेकिन सिराजू बना वो कुशल था, जिसको पा करके वहां पर ये आपसी जो रंजस था उनका हुआ। इसी मोमेंट का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। वो कैसे? बंगाल की स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने क्या किया, एक रणनीति बनाया, एक गुट बनाया, ठीक है, जो कि सिराजू के विरुद्ध तैयार किया गया, ठीक है। और क्या हुआ, अंततः क्या हुआ कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई, प्लासी के लड़ाई में मीर जाफर, अमीन चंद, ओके, और मानिक चंद, जगत सेठ, ठीक है, के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के बिना लड़े, ठीक है, सेठ के जस्ट वेट, यस, षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से बिना लड़े, ओके, अंग्रेजों से बिना लड़े युद्ध में हार गया, ओके, और बंगाल पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, और बंगाल पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वर्ड काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40, ठीक है। यहां तक कितना आया? 40 शब्द, ठीक है, क्लियर। अब रेशियो को देखते रहना कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो हमने पूरा ये जो पैरा लिखा है मैंने, ये जो पैरा लिखा है, ओके, ये जो पैरा लिखा है, ये पैरा कौन से लिखा है? ये मैंने इस पैरे को लिखा है। अगर यही क्वेश्चंस 150 शब्द में होता तो हम इस पैरे को लिखने के बजाय हम इस पैरे को लिखते, अपनी बातों को हम समझा भी देते कि भाई बंगाल में सिराजू के विरुद्ध गुटबंदी हुआ, परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई और अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा सिराजुद्दौला को, क्लियर। ये भी बंगाल की घटना है और हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको विस्तारित कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज जुड़े रहिए, एक ही वीडियो में हर एक बात, हर एक मोमेंट नहीं बताया जा सकता। इसलिए अब देखिए डिफरेंस आया ना कि सेम मैंने आंसर लिखा, सेम बातें लिखा, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है?
कि एक में वर्ड का लिमिटेशन मैंने डाल दिया, एक में थोड़ा सा इसको मैंने विस्तारित रूप से लिख दिया। अब इसको और विस्तार कर सकते हो, लेकिन हमें और भी तो लिखना है, तो बहुत ज्यादा हम उस पर नहीं चलेंगे। अब आएंगे कहां पे? अब आएंगे फिर मैसूर पे। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे मैसूर। ठीक है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ था कि जो मैसूर मराठा थे, मैसूर मराठा वो निजाम के सहयोग से अंग्रेजों का मैसूर पर नियंत्रण हो गया। अब ये वाला जो लिमिटेशंस के साथ है लिखेंगे 150 में। अगर विस्तार से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां पर जब हमने इसको टाइटल डाल दिया ना, तो अब जो ये वाला जगह है, ये वाला जगह, यहां पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आंसर को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना है और पेज को कवर अप करना है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? मैसूर को हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर मराठा व निजाम, चलिए लिखते हैं आंग्ल मैसूर मैसूर युद्ध के समय मैसूर मराठा व निजाम, मैसूर मराठा व निजाम, ठीक है, कि मध्य आपसी मतभेदों के चलते, मध्य आपसी भेदों के चलते, ठीक है, आपसी मतभेदों के चलते अंग्रेजों ने मराठा व निजाम के साथ मिलकर, अंग्रेजों ने मराठा व निजाम के साथ मिलकर, अंग्रेजों ने मराठा व निजाम के साथ मिलकर मैसूर को पराजित किया, मिलकर मैसूर को पराजित किया और साथ में क्या किया? मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया और मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ था? एक मराठा था। ठीक है, मराठा में क्या हुआ था कि मराठा पेशवाई पर नियंत्रण के लिए आपसी संघर्ष कर रहे थे। देखिए, जो मराठा साम्राज्य था, सबसे उच्च पद क्या था? छत्रपति का। उसके बाद पेशवा थे, तो पेशवा पद के लिए आपस में सब संघर्ष कर रहे थे, आपसी कलह चल रहा था। इसका भी फायदा उठाया अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। ठीक है, और क्या किया कि मराठा शासकों को चौथ व स्वदेशमुखी कर वसूलने की नीति ने उनके पड़ोसियों निजाम व मैसूर आदि को भी उसका मित्र नहीं बनने दिया, और जिसका लाभ अंग्रेजों ने मराठा शक्ति क्षीण करने में फायदा उठाया। और यहां पर क्या किया? मराठा सरदारों को आपसी फूट ने अंग्रेजों को मराठा शासन के हस्तक्षेप करने का मौका दिया, और क्या हुआ इसका परिणाम? कि मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हो गया। ठीक है, क्लियर क्लियर ना? सो जो मैसूर थे, मैसूर, सॉरी ये तो हो गया। जो मराठा पेशवाई पर नियंत्रण के लिए आपसी संघर्ष का लाभ अंग्रेजों ने उठाया, अब एक बात याद रखना, ये जो मैंने लिखा है आपको पढ़कर क्या लग रहा होगा कि थोड़ा सा वर्ड का लिमिटेशन है, लेकिन अपनी बातों को मैं बताने में सक्षम हो गया, है ना? ठीक है,
अब इसको अब देखिए ये तो हो गया 150 वाला फॉर्मेट, 150 वाला फॉर्मेट हो गया। जब 250 वाले फॉर्मेट पे हम बात करेंगे तो इसी को थोड़ा सा विस्तारित कर देंगे। वो कैसे करेंगे थोड़ा लिखिए आप, मैं बोल रहा हूँ कि जो मराठा शासक थे ना, चौथ व स्वदेशमुखी कर वसूलने की नीति ने उनके पड़ोसी जो निजाम थे और मैसूर थे उनका मित्र नहीं बनने दिया, उनके आपसी सहयोग नहीं बन पाए इस सरदेशमुखी और चौथ। अब कहेंगे सरदेशमुखी चौथ क्या है, इस पर हमने कल भी बात किया था कि जो सरदेशमुखी और चौथ है ना, एक प्रकार से कर था, सिक्योरिटी कर था और भूमि कर था। ठीक है, क्लियर। अनाजों के लिए था और सिक्योरिटी के लिए था, उनकी सुरक्षा के लिए ये दो कर लिए जाते थे। ठीक है, तो एक प्रकार का यह सरदेशमुखी और चौथ यह कर था। ठीक है, टैक्स था। क्लियर, क्लियर ना। तो ये था जो कि जो पड़ोसी थे मैसूर व निजाम, उनको आपसी मित्र नहीं बनने दिया। किनका? मराठाओं का। ठीक है, जिसका लाभ अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को छिड़ करने में उठाया तथा जो मराठा थे ना, मराठा सरदारों की आपसी फूट में अंग्रेजों को मराठा शासन में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया और मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हो गया। क्लियर। और इसी तरह जो छोटे छोटे राज्य स्थापित है ना, जैसे में अगर बात करें तो पंजाब लिख दीजिए, इसी तरह पंजाब, अवध, पंजाब, अवध व राजपुताना, अवध व राजपुताना आदि क्षेत्रीय शक्तियां क्लियर, आदि क्षेत्रीय शक्तियां। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है, कि आदि जो क्षेत्रीय शक्तियां थी शक्तियों में भी आपसी प्रतिद्वंदता के चलते, आपसी प्रतिद्वंदता के चलते अंग्रेजों को उनके शासन में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। अंग्रेजों को उनके शासन में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। ठीक है, देखिए जो महत्वपूर्ण था बंगाल, महत्वपूर्ण था मराठा, महत्वपूर्ण थे मैसूर। तो इनको हम थोड़ा सा विस्तारवादी नियम से लिख दिया, विस्तार करके लिख दिया इनको, विस्तारवादी नियम नहीं, विस्तार से लिख दिया। ठीक है, और हमने ये भी बात कर लिया कि 150 वाला फॉर्मेट होता तो हम किस तरह से लिमिटेशन लगा कर लिखते, 250 वाला अगर फॉर्मेट है तो हम इसको कैसे विस्तार करके लिख रहे हैं। उसके साथ जो छोटे छोटे प्रांत बने थे, छोटे छोटे जो राज्य अपना क्षेत्रीय नियंत्रण के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनको हम कैसे लिख रहे हैं। सो उनको बिल्कुल हेडलाइन नहीं, बस इस हिसाब से लिखने के साथ साथ, ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ पर भी मौका मिला। ठीक है, और अंग्रेजों ने इन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। अंततः अंग्रेजों ने इन्हें भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया ना। सो देखिए ये तो बात थोड़ी सी हो गई एक्सप्लेन करके। इसमें और क्या लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसमें कि उन्होंने भारतीयों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध पहले लड़वाया, आपस में उलझन उनको महसूस करवाया, आपसी द्वंद्वता के लिए उनको उकसाया गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उन दोनों के साथ अपना राजनैतिक संबंध स्थापित किया और उस राजनैतिक संबंध स्थापित करने के बाद उन दोनों राज्यों को, उन पड़ोसी राज्यों को लड़ाने का उन्होंने मौका खोजा और मौका जैसे ही पाया वो अपने टारगेट को बिल्कुल भूमिगत कर दिए। ठीक
ठीक है। अब इसमें कुछ नीतियां थी, उन नीतियों को भी छोटे छोटे शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे कि विभिन्न औपनिवेशिक जो गवर्नर जनरल थे, साम्राज्यवादी नीति जैसे कि बेबकत का सिद्धांत, घेरे की नीति, सहायक संधि, मजबूत सैन्य संरचना, आधुनिक हथियारों से लैस सेना आदि सभी भारत के साम्राज्य विस्तार में सहायक थे। चलिए इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि ये जो हुआ सारी इस तो चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना, सारा का सारा मामला समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त आर्थिक हितों में प्रचलित नीति साम्राज्य विस्तार को आवश्यक बनाता, विभिन्न औपनिवेशिक गवर्नर, ठीक है, विभिन्न औपनिवेशिक गवर्नर, विभिन्न औपनिवेशिक गवर्नर जनरलों की साम्राज्यवादी नीति, तथा व्यापकत सिद्धांत, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। कौन लाया था इसको, प्लीज आप बताइए। तो भारत में व्यापकत का सिद्धांत लाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसको लिखिए मत, मैं बता दिया कि जो व्यापकत का सिद्धांत था कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। व्यापकत का सिद्धांत, घेरे की नीति, इसको हम रिंग ऑफ फेंस कहते हैं, ठीक है, नीति, सहायक संधि, मजबूत सैन्य संरचना, क्लियर, मजबूत सैन्य संरचना, आधुनिक हथियारों से लैस सेना, आधुनिक हथियारों से लैस सेना, ठीक है, आधुनिक हथियारों से लैस सेना आदि सभी भारत में साम्राज्य विस्तार में सहायक थे। आदि सभी भारत में साम्राज्य विस्तार में सहायक थे। सहायक है, क्लियर। अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि औपनिवेशिक आर्थिक हितों में प्रचलित भारत में विभिन्न साम्राज्य का विस्तार अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था, जिसे क्षेत्रीय राज्यों की आपसी फूट ने अधिक तीव्र बना दिया। चलिए लिख लेते हैं। अब मैं तो यहां पे निष्कर्ष वाला शब्द लिख रहा हूं, ठीक है, आपको नहीं लिखना है, आपको निष्कर्ष के अंतर्गत जो शब्द है ना वो लिखना है, आपको इससे लिखने से बचना है ना, ये वर्ड नहीं लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अब हम निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? औपनिवेशिक आर्थिक हितों में औपनिवेशिक आर्थिक हितों में प्रचलित भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। ठीक है, जिसे क्षेत्रीय राज्यों की आपसी फूट ने अधिक तीव्र बना दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे आप क्या कहते हैं, बातों को अपने स्टॉप करते हैं, तो जो अगला सेंटेंस है यहां से लिखेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको आप
ऐसे कॉमा देंगे और अपनी बातों को इसी फ्लो में, इसी लाइन में, इसी पैरा पे कंटिन्यू करेंगे। क्या? जिसे क्षेत्रीय राज्यों की आपसी फूट ने अधिक तीव्र बना दिया। ठीक है, सो एवरीबॉडी, जो हमारा आंसर है वो कंप्लीट होता है इस हिसाब से। देखिए, आज हमने जो एपिसोड 4 है, जस्ट वेट, जो एपिसोड 4 है, आज का एपिसोड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने यहां पर ये बात करना चाहा कि सेम कंटेंट है। आज हमने 250 शब्द में लिखा है। अगर यही क्वेश्चंस 150 शब्द में होता तो क्या करते, कैसे अपनी बातों को करते। ठीक है, तो शॉर्ट वाइज भी मैंने बात किया कि हम, देखिए, इस शॉर्ट वाला टर्म था जो कि 150 वाले में काम करेगा। इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करके, ये बंगाल का मामला इतने में लिखा, ये 250 वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, दूसरा हमने बात क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते कि हमसे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते कि हमको बताए जाते हैं और कहा जाता है कि हमने आपको पूरी बात बता दी, उसी को आप एक्सप्लेन करिए, आप अपनी भाषा में, अपनी बातों में मुझे समझाइए। और मैंने आपको विषय दे दिया और विषय बता दिया कि क्या घटना घटा है, उसी को आप हमसे वर्णन करिए। जैसे भारत में ब्रिटिश विस्तार क्षेत्रीय राज्यों शक्तियों की आपसी फूट का परिणाम था, ये हमको बताया गया है, उसी को हमको स्पष्ट करना है। तो स्पष्ट हमने अपनी भाषा में किया। एवरीबॉडी, देखिए, ये जो मैंने बताया है ना, ये मेरे द्वारा रचा हुआ आंसर है जो कि मैं आपको बता पाया हूं। अगर ऐसा नहीं कि आप लिखेंगे अपने तरफ से तो गलत हो जाएगा, बस क्वेश्चंस की डिमांड पूरी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी लिखावट को, आंसर को चेक किया जाए, तो सिविल सर्विसपुर ऑफिशियल पर आप अपने पीडीएफ को स्कैन करके सेंड करिए। चेक करके आपको बिल्कुल बेहतर रिव्यू दिया जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें क्या कमी है और उसको कैसे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। सो आई होप सो कि आप जुड़े रहेंगे। उसके साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कंटेंट में ये मजबूती देगा। सो थैंक यू सो मच, आप काफ़ी प्यार इस प्रोग्राम को दे रहे हैं। आई होप कि, मैं उम्मीद करता है कि आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।